यशवंत जी कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। ये जो 27 लाख वोटर थे, इनकी तो स्क्रूटनी होनी चाहिए थी ना। किसी भी तरीके की पॉलिटिकल डिबेट से इतर में पहला पॉइंट मैंने शुरुआत में कहा कि एक भी वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, बायोमेट्रिक एनेबल्ड होना चाहिए, ताकि आगे से इस तरीके की कोई भी संभावना से पूरी तरह ऊपर जाए। कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, इस सुधार में बायोमेट्रिक एनेबल्ड कार्ड की आपको आवश्यकता होगी ही होगी। अगर आप पेमेंट करने के लिए अपने बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वोट देने के लिए भी बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। इससे चुनाव सुधार की बात अलग। जो बात मैं अभी कहना चाहता हूं वो ये, 27 लाख वोटों का वोट न डाल पाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, ये 27 लाख वोट अगर वोट पड़ भी गए होते तो भी ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस हारने वाली। अगर ये सारे के सारे वोट भी तृणमूल कांग्रेस को पड़ गए होते तो भी ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस हार गई। जो चुनाव में वोट पड़े हैं, जो जनादेश सामने आया है, उसका स्केल देखते हुए कहीं से भी ये नहीं माना जा सकता कि अगर एसआईआर ऐसा नहीं होता, वैसा हुआ होता तो तृणमूल कांग्रेस ये चुनाव जीती। सर, इसमें बस मेरा एक छोटा सा सवाल ये है यशवंत जी, भाई एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें आप वोटर रोल को एब्सोल्युटली रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, तो 2 महीने का 3 महीने का टाइम, वो भी बिफोर प्रायर टू द इलेक्शन, ये जायज समय था क्या एसआईआर के लिए? 1 साल पहले कम से कम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस बार ये प्रोसेस बिहार की तरह से ठीक चुनाव के पहले नहीं हुई थी, उसमें पर्याप्त पहले शुरू किया गया था। और सर, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो 60 लाख की निकाल दी गई थी सर, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, बातें चुनाव सुधार से जुड़ी हुई कह रही हैं, वो केवल इस चुनाव आयोग के सामने नहीं है, वो चुनाव सुधार से जुड़ी हुई चीजें हैं जो लगातार सुधारी जा रही हैं, आगे और बेहतर की जाने चाहिए। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक आपको जो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं वो ये कि इस जनादेश के जो स्कोप और जो उसका जो उसकी डेप्थ है, वो जनादेश की व्याख्या करते समय मुझे ऐसा लगता है कि केवल एसआईआर को अगर आप देखेंगी तो इस जनादेश की गलत व्याख्या होगी और अपोजिशन पार्टीज भी उससे गलत अर्थ निकालेंगी और उससे गलत मायने निकालेंगी, कुछ सुधार ही नहीं कर पाएंगी अपने प्रदर्शन, क्योंकि उनको लगेगा हम तो हारे ही नहीं है, हम तो जीते थे, हमको जानबूझ के हरा दिया गया। हाँ। जो ममता दीदी का अभी स्टैंड है कि हम तो हारे ही नहीं थे, वही स्टैंड अगर लेफ्ट फ्रंट का हो केरल में तो नहीं। पर सर, आप खुद कह रहे हैं, आप ही ने, यशवंत जी, आप खुद कह रहे हैं, और मैं आपकी बात से इत्तफाकी भी रखती हूं कि इतना इंटेंस रिवीजन अगर वोटर रोल का होना है और बाकायदा इलेक्टोरल रोल को प्योरीफाई करना जरूरी है, तो एब्सोल्यूट चुनाव से पहले उसकी टाइमिंग कई दफा सस्पिशियस हो जाती है क्या? और जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं तो हमें न्याय सिर्फ करना नहीं है, न्याय करते हुए दिखना भी है। बिल्कुल बिल्कुल दिखना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए और आगे आने वाले सारे एसआईआर रोल पूरी तरह से बायोमेट्रिक एनेबल करके होने चाहिए। बिल्कुल, इसमें मैं आपके पूरी तरह से आपकी बात के साथ में हूं इसमें। तो सवाल और ये कहते हुए साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है बाकी लोग भी बोलने वाले हैं वहां पर, और चूंकि लोकतांत्रिक परंपरा है, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख है, ममता दीदी जितनी ज्यादा परिपक्व पॉलिटिशियन है, एक योद्धा है, जमीन की लड़ाई उन्होंने लड़ते हुए लेफ्ट फ्रंट को हराया था। अगर 2011 में उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य ये बोलते कि हम तो हारे ही नहीं, हमें हराया गया है और हम इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो ममता दीदी को कैसा लगता? पर सुप्रीम सर, मैं थैंक यू सो मच। मैं 2-3 चीजें बस आपसे कह देती हूँ, बल्कि सम अप करके एक ही चीज कह देती हूँ। सबसे पहले तो आपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पर इस देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये भी नहीं कहा था कि अगर 27 लाख नाम छूट गए तो अगली बार वोट दे देंगे, और वोट का अधिकार मौलिक अधिकार तो है नहीं। पर थैंक यू सो मच सर। अब